हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। जो हमारी बुक है आपकी, उसके अंदर से हम लोग एज पर द यूजीसीएफ यानी कि 2022 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो आपका न्यू सिलेबस आया है और आपकी जो भी न्यू भी अपडेट्स आई है, यानी कि जो भी आपका प्रिंट हुआ है, पर आपको मैं बता दूं कि आपके पास एक सुनहरा मौका है कि इस वीडियो के बाद आपके पूरे 20 नंबर आपके पक्के हैं 101%। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर बार यही यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा जाता है। और ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन होता है जो कि हर बच्चा अच्छी तरीके से तैयार कर सकता है और 20 नंबर इसके अंदर आराम से ले सकता है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत बताइए, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक सिद्धांत बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन हजारों बार रिपीट हो रखे हैं जब से यूनिवर्सिटी के पेपर्स होना स्टार्ट हुए हैं। तो आज के हम क्वेश्चन के अंदर यही बात करने वाले हैं कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत ऐसा आएगा और उसके बाद आपको आंसर जो है यहां पर से ऐसे ही लिखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूं कि जॉन रॉल्स कौन थे। तो वैसे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं डायरेक्टली आगे से आंसर दे दूंगा, पर हाँ अगर आप ये लिखते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा असर पड़ेगा। कि जॉन बोर्डली रॉल्स जो थे वो उदारवादी परंपरा में एक अमेरिकी नैतिक और राजनीतिक दार्शनिक थे, ठीक है, और जिसको हम फिलोसोफर कह सकते हैं। और जो रॉल्स को ना 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक माना जाता है कि 20वीं सदी के अंदर जितने भी प्रभावशाली दार्शनिक रहे हैं उन सभी दार्शनिकों में से एक सबसे ज्यादा प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में रॉल्स का नाम लिया जाता है। वे तर्क और दर्शन यानी कि फिलोसफी के शौक पुरस्कार 1999 और राष्ट्रीय मानविकी पदक 1999 के प्राप्त करता है, यानी कि उनको जो एक शौक पुरस्कार और मानविकी पदक जो है उनको मिल चुका है। उन्होंने उसके राजनीतिक दार्शनिक प्रकाशन अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के लिए जाना जाता है। और राजनीतिक दार्शनिक इन्होंने क्या करा, अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके लिए इनको भी जाना जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको भूमिका, प्रस्तावना, परिचय, ठीक है, जो भी आपको लिखना है वो यहां से लिखना है। तो इसमें क्या दे रखा है कि न्याय को शायद ही कभी परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज की एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं होती। हर एक विचारक, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो न्याय वर्ड है, जस्टिस जो वर्ड है, इसको कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसकी कई सारी व्याख्याएं हैं। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए न्याय नहीं हो सकता। भाई हो सकता है कि आप जो काम चाहते हैं वो काम हो गया तो वो न्याय है, परंतु उसी काम को होने पर किसी दूसरे का अन्याय यानी कि किसी दूसरे के साथ में अनजस्टिस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपके इलाके के अंदर कहीं पर भी अगर कोई एक पूरा का पूरा सर्वे हुआ और वहां पर देखा गया कि यहाँ पर एक मेट्रो के लिए जो है ना पास हो गया नक्शा, है ना, मेट्रो जाएगी यहाँ से, तो भाई ये हो सकता है कि सबके लिए खुशी है कि भाई मेट्रो आ रही है हमारे एरिया में। पर अगर हम बात करें कि इधर रहने वाले जो लोग हैं इतने एरिया में, इनको तो अपना घर छोड़ना पड़ेगा ना, तो ये इनके लिए जो है क्या हो सकता है, अन्याय हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक के लिए न्याय तो दूसरे के लिए भी न्याय नहीं हो सकता। हालांकि विभिन्न न्यायविदों ने न्याय को जितना हो सके उतना निकटतम तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत गहराई से बताने की कोशिश की है कि न्याय होता क्या है। तो ऐसे ही एक न्यायविद हैं जॉन रॉल्स, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की अवधारणा को अच्छी तरीके से बताया है। तो ये तो हुआ आपका इसका परिचय। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रॉल्स का सिद्धांत क्या कहता है। आखिर जॉन रॉल्स जो है उनके सिद्धांत में ऐसा क्या है जो हर बार आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है। तो जॉन रॉल्स उपयोगितावाद के घोर विरोधी थे। ये उपयुक्ततावाद के क्या थे, घोर विरोधी थे, जिसमें माना जाता है कि न्याय संगत या निष्पक्ष कार्य वे है जो लोगों के लिए सबसे बड़ी मात्रा में अच्छाई लाते हैं। कोई भी काम कर लो, कोई भी काम आप कर रहे हो, वो काम अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अच्छाई ला रहा है तो वो न्याय संगत काम है, वो न्याय है, अन्यथा वो नहीं है। उन्होंने उपयोगितावाद की निंदा भी की। उन्होंने उपयुक्ततावाद की निंदा की है क्योंकि उनका मत था कि सरकारों के लिए ऐसे तरीके से कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करता है जो कि बहुसंख्यकों को खुशी देता है, लेकिन अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं उनकी इच्छाओं और अधिकारों की उपेक्षा करता है, उनको दबा देता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बात की गई है स्टार्टिंग में वो क्या बोली गई है कि अगर ऐसा कुछ कार्य होता है तो सरकार क्या करती है, वो ऐसे तरीके से ना सिर्फ और बहुसंख्यक जो लोग होते हैं उनको खुशी तो दे देता है, परंतु जो माइनॉरिटी में है, जिनकी अल्पसंख्या है, उनको खुशी नहीं देता। तो रॉल्स का जो सिद्धांत है, रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, वो काफी हद तक सामाजिक अनुबंध सिद्धांत
से प्रभावित है, जिसकी व्याख्या एक अन्य राजनीतिक दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी की है। अब इन्हीं के साथ में एक और विचारक है इमैनुअल कांट। इन्होंने भी क्या बोला है, इन्होंने भी जो है क्या कहते हैं, काफी हद तक रॉल्स के सिद्धांत के बराबर ही इन्होंने अपनी बातें बोली हैं। और सामाजिक अनुबंध सरकार और शासित लोगों के बीच एक काल्पनिक समझौता है जो उनके अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। उनके अधिकार और कर्तव्यों को क्या करता है, उनको एक्सप्लेन करता है, परिभाषित करता है। उससे अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं, अभी हमने क्या बात की, हमने बात की इसके इंट्रो की, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंट्रो में आपको क्या लिखना है। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर लिखना है कि सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो न्याय के सिद्धांत को पेश करने वाले रॉल्स का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित समाज के निर्माण का रास्ता खोजना है। वो चाहते हैं कि एक ऐसा समाज हो, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां पर सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित हो, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई हो, अच्छी तरीके से उनके फायदे वाली हो। उनके अनुसार एक सुव्यवस्थित समाज में ना दो प्रकार के तत्व होने चाहिए। अब ये जो दो प्रकार के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो अब आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, अभी मैं आपको तत्व बताऊंगा, उससे पहले हम इसको कर लेते हैं कि इसमें इसे अपने सदस्यों की भलाई को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जाना चाहिए और न्याय की सार्वजनिक अवधारणा द्वारा प्रभावी ढंग से विनियमित यानी कि रेगुलेट किया जाना चाहिए। एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वीकार करें कि जाने की अन्य सभी लोगों के न्याय के समान सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और बुनियादी समाज संस्थाएं सिद्धांतों को संतुष्ट करती है कि जो न्याय आपके लिए है वो न्याय दूसरे के लिए भी होना चाहिए। आप जिसे अच्छा मानते हैं वो दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए। अब एक सुव्यवस्थित समाज बनाने के लिए रॉल्स खुद को सक्षम नैतिक न्यायाधीशों के एक समूह के रूप में परिकल्पित करने के लिए कहा। उन्होंने क्या बोला, एडवाइजेज करने के लिए बोला है कि जो तर्कशीलता और निष्पक्षता के दृष्टिकोण से परस्पर विरोधी नैतिक और राजनीतिक आदर्शों के बीच निर्णय लेने में सक्षम हो, यानी कि नैतिक और राजनीतिक आदर्शों के बीच में क्या हो, निर्णय लेने में सक्षम हो। इस सक्षमता को दो काल्पनिक उपकरणों द्वारा सुगम बनाया गया है। कौन कौन सी वो स्थिति है वो मैं अब यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी मूल स्थिति और दूसरी है ज्ञानता का पर्दा। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो क्लास 11th के अंदर भी जॉन रॉल्स के द्वारा अज्ञानता का पर्दा के बारे में बात की गई है। आखिरकार ये अज्ञानता का पर्दा है क्या और ये कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो न्याय की परिस्थितियों को हम जानने के लिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये न्याय की स्थिति कौन कौन सी है देखो। तो न्याय की परिस्थितियों में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, रॉल्स के अनुसार न्याय की परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां हैं जिसमें मानवीय सहयोग संभव हो और आवश्यक दोनों। यह परिस्थितियां किसी भी समाज के लिए न्याय संगत कानून बनाने के लिए उपयुक्त है। रॉल्स के न्याय के दो प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव है और दूसरी व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव। तो ये दो स्थितियां यहाँ पर जो है इन्होंने क्रिएट की है। अब ये दोनों स्थितियों को अगर हम बात करें तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ वाली जो है आपकी ऑब्जेक्टिव, इसको समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिचुएशन जो होती है ये उस सिचुएशन को बोलती है, यानी कि जो एक ऐसी स्थिति को जन्म देती है जिसमें कि एक समाज के सदस्य किसी पहचान योग्य में सह अस्तित्व में होते हैं और कुछ तुलनीय ताकत और कमजोरियों के होते ताकि एक व्यक्ति दूसरे पर हावी ना हो, कि कोई एक व्यक्ति दूसरे पर हावी ना हो पाए, तो ये वस्तुनिष्ठ परिस्थिति होती है। अब व्यक्तिपरक कौन सी है, व्यक्तिपरक का मतलब क्या है कि न्याय की व्यक्तिपरक परिस्थितियां उन परिस्थितियों को संदर्भित करती है जो ऐसी स्थिति को जन्म देती है जिसमें समाज के कुछ सदस्यों के पास उपलब्ध संसाधनों में परस्पर विरोधी हित होते हैं। जब ऐसे हित पारस्परिक रूप से लाभप्रद सामाजिक सहयोग का खंडन करते हैं तो न्याय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तब जाकर न्याय जो है डिमांड में आता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसकी मूल स्थिति क्या होती है, अब इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से पॉइंट्स बता रखे हैं और आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ लेने हैं और ये सारे पॉइंट समझने के बाद में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत कैसे लिखना है। जैसे कि पहले चर्चा की गई है कि रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के पाठकों में से एक काल्पनिक परिदृश्य की कल्पना करने को कहा जहां लोगों का एक समूह अपने या दूसरे के सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कारकों से अभिन्न होकर अपने लिए कानून बनाने के लिए एक साथ आता है। समानता परिप्रेक्ष्य, ठीक है ना, जो पर्सपेक्टिव होते हैं, निष्पक्षता के दृष्टिकोण की कल्पना प्रारंभिक स्थिति है जिसे रॉल्स एक मूल स्थिति कहते हैं। अब उन्होंने जो रॉल्स हैं, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के रूप में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वह भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक दार्शनिक जो थॉमस हॉब्स हैं और जीन जैक्स रूसो और जॉन लॉक द्वारा प्रस्तावित सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में प्रकृति की स्थिति निभाती है। तो इतना आपको देखो, जो आपको मेन चीजें है यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अज्ञानता का पर्दा। अब अज्ञानता का पर्दा वो है क्या,
ठीक है। तो अज्ञानता का पर्दा क्या है, इसको देखते हैं कि सभी के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत हितों को अलग रखना और समाज को प्रभावित करने वाले नियम या निर्णय लेने समय तर्कसंगत होना महत्वपूर्ण है। कि भाई आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो तर्कसंगत होगा या नहीं होगा, ठीक है, समाज में जो है वो मूल्य पूरक है या नहीं है, मूल्य परक है या नहीं है, ठीक है। मानसिकता तक पहुंचने के लिए रॉल्स का तर्क है कि किसी को खुद की कल्पना करनी चाहिए, जैसे कि वह अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको क्या कहते हैं आपको जो है मौका मिले तो आप क्या करोगे देश के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे। या फिर अगर हम बात करें कि आपको जब मौका मिलेगा तो आप क्या करना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे जी भाई मैं सबसे पहले अपना घर खरीदूंगा, है ना। या फिर आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो है बड़ी बड़ी बातें बोलोगे, महिलाओं के लिए ये कर देंगे, है ना, और देश की तरक्की के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि आपको स्थिति का नहीं पता ना कि आप कौन हो अभी। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप इस स्थिति पर हो तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचेंगे। तो अज्ञानता के पर्दे के पीछे, तो अज्ञानता का पर्दा निर्णय लेने वाले व्यक्ति और समाज के एक सैद्धांतिक उपकरण या काल्पनिक अलगाव है जिसमें कि वह व्यक्ति रहता है। थ्योरेटिकल डिवाइस यानी कि उसमें वो रह रहा है, उसको उसकी स्थिति नहीं पता कि वो क्या है, पर वो क्या कार्य करेगा वहां पर, या उसे अपने आप उन लोगों के बारे में किसी भी भौतिक तथ्य को जानने से रोकता है जिसके लिए वह शासन कर रहा है। अब ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जनसांख्यिकीय, जैसे कि मैंने कहा जनसंख्या के आधार पर, जिनके उदाहरण जो है आयु, लिंग, जाति है, आय स्तर, रंग, ठीक है, रंग रूप, और ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। रोजगार, व्यक्ति की ताकत, कमजोरियां आदि हो सकती है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब अच्छे के बारे में निर्णय लेने के लिए दृष्टिकोण के बारे में तथ्य, निर्णय लेने वाले के मूल्य और प्राथमिकताओं की किसी का जीवन कैसा होना चाहिए, इसमें विशिष्ट नैतिकता और राजनीतिक विश्वास भी शामिल है। अब बात आती है, अगर आपसे प्रश्न जैसे पूछा गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो जो प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आलोचना की बात की जाएगी। तो आलोचना की जो बात की जा रही है, तो आलोचना को देख लेते हैं कि आलोचना क्या है। के बाद में आपका ये आंसर खत्म हो जाएगा और आपको मैं गारंटी देता हूं इतना लिख कर आइए, 20 के 20 नंबर आपको मिलेंगे पूरे। तो हर दूसरे सिद्धांत की तरह रॉल्स का न्याय का सिद्धांत भी आलोचना से मुक्त नहीं है, इसकी भी आलोचना की गई है। कनाडा के एक राजनीतिक दार्शनिक जी ए कोहेन ने अपनी पुस्तक रेस्क्यूइंग जस्टिस इन एंड इक्वेलिटी, इसके अंदर उन्होंने रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने सिद्धांत की अव्यवहारिकता की विशेषता के रूप में निंदा की। उनका मत है कि उनका जो मानना है वो क्या है कि भाई समाज प्रोत्साहनों में अंतर किए बिना कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। समाज में जब तक प्रोत्साहन नहीं होगा, जब तक कि कोई कड़ी मेहनत नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा अमेरिकी दार्शनिक मार्था सी नुसबोम ने अपनी पुस्तक फ्रंटियर ऑफ जस्टिस, यानी कि सारे इन लोगों ने भी आलोचना यहाँ पर इनकी की है। अब फाइनली अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर एक निष्कर्ष लिखना है और उसके बाद में आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की न्याय को यथासंभव निकटतम तरीकों से एक परिभाषित करने में गहरी भूमिका रही है। हालांकि उनके द्वारा चरित्र और सचित्र काल्पनिक स्थिति का समर्थन करने वाली वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सामना करना लगभग असंभव है। और रॉल्स की न्याय की अवधारणा को काफी हद तक निष्पक्षता के रूप में स्पष्ट करने में सफल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका सिद्धांत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर प्रकाश डालता है, जो कि उपयोगितावाद करने में विफल रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और आप सभी के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वैल्यूबल लगेगी और आपके पूरे 20 नंबर आपके आएंगे 101%, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।